हाय गाइस। तो आज मैं दो कंपनीज के बारे में फिर से डिस्कस करूंगा। एक आईटी सॉफ्टवेयर में है और एक आपके केबल्स एंड वायर्स में है। तो कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल है दोनों का। एक इन्फोसिस है और दूसरी पॉलीकैब है। दोनों के कल रिजल्ट्स आए हैं तो दोनों को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट कैसा है ऑफ कोर्स, एंड अगर टाइम मिला तो देखेंगे वैल्यूएशंस दोनों की कैसी हैं। तो पहले इन्फोसिस का डिस्कस करते हैं। सी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब भी हम एक आईटी सर्विस कंपनी को, सॉफ्टवेयर कंपनी को डिस्कस करते हैं, बी इट योर टीसीएस, एचसीएल, विप्रो और इन्फोसिस, तो हम ये देखते हैं कि कंपनी वाई वाई कैसा ग्रोथ कर रही है। और बिकॉज क्या होता है ना, कुछ इन कंपनीज के कुछ क्वार्टर्स सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं जहाँ पे अच्छा करती हैं बाय द नेचर ऑफ द क्वार्टर इटसेल्फ, और कुछ क्वार्टर्स ऐसे होते हैं तो वीक होते हैं। तो अगर आप एक वीक को स्ट्रॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको एक मिसलीडिंग रिजल्ट मिल सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर को वीक क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो एक अगेन एक मिसलीडिंग रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम वाई वाई कंपेयर करते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट को। तो रेवेन्यू दोनों वाई वाई अगर बेसिस पे देखें, क्वार्टर वन ऑफ एफ वाई 25 एंड इफ आई कंपेयर इट टू क्वार्टर वन ऑफ एफ वाई 24, तो 3.6% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, क्वार्टर फोर ऑफ एफ वाई 24 विद क्वार्टर वन ऑफ एफ वाई 25, तो 3.7% का इसमें रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप खुद देखो 3% 4% का ग्रोथ क्या ही होता है। और इसका हम पैट का अगर ग्रोथ देखें, क्योंकि इसके अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं उसके बाद सेकंड आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पैट का ग्रोथ कितना आ रहा है। पैट का ग्रोथ अगर हम देखें तो 7.1% वाई वाई इंक्रीज हुआ है। पैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जहाँ पे आपकी सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती हैं, अकाउंट हो जाती हैं। फिर जो बचता है वो होता है आपका पैट। तो 7% आपका वाई वाई इंक्रीज आया पैट में। और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 20% का डिक्लाइन आया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो आपका क्वार्टर फोर होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है और क्वार्टर वन जो होता है थोड़ा वीक होता है। इसीलिए आप देखेंगे पैट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। ठीक है। अब थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है एक आईटी सर्विस कंपनी में, सॉरी, थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है एक आईटी सर्विस कंपनी में, वो ये होती है कि उसके मार्जिन्स कैसे हैं। बिकॉज ये कंपनी का ना एक मोट यही होता है कि इसके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, कोई केपेक्स में इनको स्पेंड ज़्यादा बहुत नहीं करना होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट इज़ योर एम्प्लॉय कॉस्ट। तो मार्जिन जितना ज़्यादा इसमें बढ़ रहेंगे उतना ज़्यादा आपका जो रेवेन्यू है वो ट्रिकल डाउन होगा नेट प्रॉफिट पे। तो मार्जिन्स इस क्वार्टर में 21.1% थे। और इस साल का जो गाइडेंस कंपनी ने कल मैनेजमेंट ने आके दिया है कॉन कॉल पे, तो वो ये दिया है कि 20 to 22% हमारे मार्जिन्स रहेंगे, मीन्स इसी लेवल पे मेंटेन रहेंगे। राइट। अब फोर्थ चीज इसमें क्या देखनी होती है कि जो कंपनी के सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। हर कंपनी के लिए, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, तो इसके हम डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं कि क्या क्या परफॉर्म किया है। तो सबसे मेजर सेगमेंट कंपनी के लिए होता है बीएफएसआई। इसको हम कहते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, बीएफएसआई। तो कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं दिखा है कंपनी में। 0.3% का इंक्रीज आया वाई वाई। आप फ्लैट कह सकते हैं, जितना पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में था उतना ही इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी है। लेकिन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में 6.4% का ग्रोथ आया है। अगर आप देखेंगे ना, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, ये इसका मतलब क्या है। इन्फोसिस जो है ना, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज में हो, यूएस में हो, यूके में हो, यूरोप में हो, तो वहाँ के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको अपना कोर ऑपरेशन को डिजिटाइज करना होता है। जो सारी मेजर एक्टिविटीज़ हैं कोर से लेके उनको थोड़ा सा आउटसाइड लानी पड़ती हैं, ताकि जो ट्रांजैक्शन के लिए है वो कोर जो उनका आर्किटेक्चर है वो खाली रहे। इसीलिए वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती हैं, अपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी सेम करती हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज में सेम करती हैं। इसीलिए इनके क्लाइंट्स होते हैं बीएफएसआई के। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपके जो ओईएम्स हैं या फिर कोई भी कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरर हो, तो वो क्या करता है, अपने जो प्रोसेस है उनको ऑटोमेट करना है, बिकॉज कॉस्ट कम करनी है। अब आप ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं हायर करना चाहते हैं, आपको प्रोसेस को एफिशिएंट ज़्यादा बनाना है, आपको इनोवेट करना है, आपको ऑटोमेट करना है। तो इन्फोसिस इनकी हेल्प करती है इस सब प्रोसेस को करने में। तो मैन्युफैक्चरिंग में, बीएफएसआई में मैंने आपको बताया, कोई फ्लैट ग्रोथ है वाई वाई कंपेयर करें। मैन्युफैक्चरिंग में 6.4% का है
अब थर्ड सेगमेंट जो इसमें आता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं बाहर की हो चाहे इंडिया की हो, ये उनके प्रोसेस को भी ऑटोमेट करने में हेल्प करती है। तो 5.2% का वाई वाई ग्रोथ आया है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में कम्युनिकेशन में देखें। तो फोर्थ सेगमेंट इनका आता है एनर्जी यूटिलिटी कंपनीज का। उसमें आई थिंक इनका ग्रोथ 5.2% आया वाई वाई। तो अब आपने देखा हर सेगमेंट में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है वाईओआई के फिगर में, और ओवरऑल रेवेन्यू में भी बहुत ग्रोथ नहीं है, और पैड तो डी ग्रो ही किया है इनका इस क्वार्टर। तो थर्ड चीज, अब तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक आप आईटी एक कंपनी को आपको किस तरीके से देखना चाहिए मैं वो समझा रहा हूँ। तीन चीज़ हमने डिस्कस कर ली। चौथा चीज़ हम डिस्कस करेंगे एट्रिशन क्या होता है। और कंपनीज में आप एट्रिशन वगैरह नहीं देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसमें एट्रिशन का कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आपको आईटी कंपनी में एट्रिशन इसीलिए देखना पड़ता है, एज आई सेड आईटी कंपनीज का मेजर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, और अगर एट्रिशन बढ़ता है तो डायरेक्टली कॉस्ट बढ़ती है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। इसीलिए एट्रिशन पे बहुत आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है। तो पिछले साल एट्रिशन रेट था 12.6%, इस साल एट्रिशन रेट आया है 12.1% का। तो इम्प्रूवमेंट आया है एट्रिशन रेट में। और इनके मार्जिन्स भी जो इस साल इम्प्रूव हुए हैं। तो कंपनी ने कहा है, जो कंपनी का एक प्रोजेक्ट मैक्सिमस है जो कंपनी ने इंटरनली लॉन्च किया है, वो सोलिली इस चीज़ पे फोकस्ड है कि आप मार्जिन्स कैसे इम्प्रूव करें। तो 1% का मार्जिन इम्प्रूवमेंट, 21.1% का मार्जिन इस बार ही आया है, और उसमें से 1% का इम्प्रूवमेंट वॉज बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट मैक्सिमस। ठीक है। ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। अब हम थोड़ा सा देखते हैं हेड काउंट का क्या है। हेड काउंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगेन, एम्प्लॉयज रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं आईटी सर्विसेज कंपनीज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लोजली ट्रैक करने होते हैं। तो कंपनी का हेड काउंट जो है वो 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर से, मीन्स आपका 1.5 साल लगा लीजिए, 1.5 साल से कंपनी का हेड काउंट डिक्रीज ही हो रहा है। विच इज़ अ बैड साइन, बिकॉज जब आपका हेडकाउंट डिक्रीज होता है ना, तो ये सिग्नल करता है कि मैनेजमेंट को आगे ज़्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही है। क्योंकि अगर उसे ग्रोथ दिखती तो वो, ऐसा तो नहीं है आज डिमांड ग्रोथ दिखी है तो आज डिमांड आई है तो आज से वो हायरिंग करना शुरू करेगा। मैनेजमेंट जो लार्ज कैप कंपनीज का होता है आईटी सर्विसेज का, खासकर बीट या एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, ये सब, इनका मैनेजमेंट बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होता है। उनको अगर आज डिमांड के थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स दिखते हैं ना, तो ये हायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका हेड काउंट डिक्रीज हो रहा है, विच विच इज अ सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल कि इनको अभी डिमांड इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है इतना, और कंपनी का मैनेजमेंट कह भी यही रहा है कि मे बी देयर आर अ फ्यू ग्रीन शूट्स इन द यूएस इकोनॉमी, और जो भी इनका सेगमेंट है जहाँ ये काम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई अभी एक वेल प्रूफ नहीं है ऐसा जिससे हम ये कहें कि हाँ डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में सस्टेनेबल कोई अपटिक आया और यहाँ से वो इम्प्रूव ही करेगा। तो टीसीएस ने भी सेम चीज़ कही थी, एचसीएल ने भी सेम चीज़ कही थी, इन्फोसिस ने भी सेम चीज़ कही है कि डिमांड इन्वायरमेंट अभी हम 100% श्योर नहीं है कि ये डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में अपटिक आएगा। ठीक है। लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि इस साल हम 15 से, आई थिंक हाँ, 15 से 20,000 हायरिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फिर एक पॉजिटिव सिग्नल भी दे रहे हैं कि हम हायरिंग करेंगे, विच मीन्स इनको अब डिमांड दिख रही है आगे जाके। और जेन एआई का तो इनका सेगमेंट होता ही है, वहाँ पे कंपनीज लगातार एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रही हैं, रीस्किलिंग कर रही हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा सेगमेंट प्ले आउट होने वाला है। कैसे होगा वो तो हमको क्लोजली इन कंपनीज को ट्रैक करके देखना पड़ेगा। और आई थिंक सब चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं इन्फोसिस के रिजल्ट में। बाकी एक चीज़ मैं कहूँगा, इस कंपनी का मुझे जो एक नेगेटिव पॉइंट ये लगता है कि पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी जब रिजल्ट अपडेट देती है, रिजल्ट अपलोड करती है, उसके बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री होती है, उसमें हमेशा अपनी गाइडेंस को ट्विक करता है। कभी ये कहते हैं हम -1 से 1% तक ग्रो करेंगे, कभी ये कहते हैं हम 1% से 3% तक ग्रो करेंगे। अभी कल आके इन्होंने पॉजिटिवली अपना गाइडेंस को अपडेट किया है। अब वो कह रहे हैं हम 3 से 4% के लिए ग्रो करेंगे, 3 से 5% के लिए ग्रो करेंगे। तो इसमें इन्वेस्टर को ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपना दिमाग फिक्स नहीं कर पाता है, वो एक डिसीजन नहीं ले पाता है कि ओके, कभी तो कंपनी आके कह रही है कि हम डीग्रो करेंगे, डीग्रो भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब कंपनी आके कह रही है नहीं नहीं, हम तो 3 से 5% तक ग्रो करेंगे इस ईयर में, बाकी का जो 3 क्वार्टर्स बचे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अब देखेंगे जो ब्रोकिंग हाउसेज भी हैं, पिछले क्वार्टर में उन्होंने टारगेट प्राइस रिड्यूस किया था, अब आके सब ने आके इंक्रीज किया है। और वैसे भी ब्रोकिंग हाउस की आप सिर्फ रिपोर्ट को पढ़ो, वो क्या पॉइंट्स दे रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, उनको पढ़ो,
कभी भी उनके टारगेट प्राइस पे मत जाना, क्योंकि उनका टारगेट प्राइस कब चेंज हो जाएगा, कब रिड्यूस हो जाएगा, कब वो सेल रेटिंग देंगे, कब वो बाई रेटिंग देंगे, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसीलिए अपना ज़्यादा आपको पर्सनली खुद रिसर्च ज़्यादा करना पड़ेगा इन कंपनीज को लेके। तो मैंने आपको बता दिया। पर्सनली मुझे लगता है कि कंपनी अभी 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 30 के पीई पे, और इसका ग्रोथ क्या है, 3 से 5%। मैनेजमेंट खुद आके कह रहा है कि हम 3 से 5% का ग्रोथ करेंगे। तो इट्स अनफेयर, ये मतलब 3 से 5% के ग्रोथ कंपनी 30% पे, 30 के पी पे ट्रेड कर रही है। मोस्टली ये इसीलिए होता है ना, क्योंकि जो आईटी सर्विसेज कंपनी होती हैं ये कैश फ्लो बहुत अच्छे से जनरेट करती हैं, आके डिविडेंड देती हैं। आपने देखा होगा एचसीएल तो हमेशा उसका ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, हर क्वार्टर पे आके 10 रुपए का डिविडेंड आपकी जेब में डाल देगी। आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं तो 1000 रुपए हर क्वार्टर में आके आपकी जेब में आएंगे, अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए इनका पीई ना ये 28, 30, 25 की रेंज में जाके इससे कम नहीं आता है। अगर आपकी अर्निंग्स भी ग्रो नहीं कर रही है ना, तो ये स्टॉक्स टूटते नहीं है, इसीलिए ये स्टेबल स्टॉक्स होते हैं, इसीलिए इनको लार्ज कैप कहा जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्टॉक रुक जाते हैं। अभी ये 30 के पी पे है, तो जब तक इसकी कंपनी की ग्रोथ 3-5% से बढ़ के 8-9% नहीं हुई ना, तो ये 30, 32, 35 इसी के पी के आसपास घूमेगा। अगर पीई री रेटिंग करनी है तो स्टॉक को 10%, 15% का ग्रोथ करना पड़ेगा। मुझे वो थोड़ा मुश्किल लगता है, इतने बड़े बेस पे 10-15% कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इनका पीई वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि देखो पी का फॉर्मूला क्या होता है, योर प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय योर अर्निंग्स पर शेयर। अब जब अर्निंग्स इंप्रूव करेंगी, पी आपका वहीं का वहीं है। और इस केस में जब अर्निंग डिनोमिनेटर इंप्रूव करेगा, अर्निंग्स जब इंप्रूव करेंगी, ग्रोथ जब आएगी कंपनी में, तो कहीं ना कहीं जाके आगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जाके पी और अर्निंग्स मैच हो जाती हैं। उसके बाद जब कंपनी फर्दर इंक्रीज करती है अर्निंग्स, तो आपका पीई में एक्सपेंशन आता है, और उस एक्सपेंशन में ही पैसा बनता है। लेकिन इन्फोसिस ने ऑलरेडी वेल्थ क्रिएट कर दिया है, ये अब मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं दे सकता है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। आगे तो कुछ भी हो सकता है, जेन एआई एक्सप्लोड कर जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये कंपनी अचानक 10-15% का ग्रोथ करने लगे कंसिस्टेंटली, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू थिंक अबाउट मेकिंग अ पोजीशन इन दिस कंपनी। तो ये वैल्यूएशन का है इसका। बाकी दूसरी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। एज आई सेड, दूसरी कंपनी है पॉलीकैब। एक बार उसका प्रेजेंटेशन खोल लूँ। हाँ, तो पॉलीकैब का बेसिक बिजनेस मॉडल अब हम समझते हैं। मैंने बताया ना, आप अपने लोकल रिटेलर्स के पास जाएंगे जो इलेक्ट्रिकल रिटेलर्स हैं, तो उनके पास आपने देखा होगा पॉलीकैब के फैंस होते हैं, पॉलीकैब के स्विचेस होते हैं, स्विच गियर होते हैं, सोलर इन्वर्टर होते हैं, पॉलीकैब का आपके वायर्स होती हैं। तो ये बहुत सारा आपको विजिबल आपको दिखेगा इस कंपनी का प्रोडक्ट, और बहुत डिफिकल्ट बिजनेस मॉडल नहीं है इस कंपनी का। बहुत सही बिजनेस मॉडल है, एकदम बेसिक बिजनेस मॉडल है, किसी को भी समझ आएगा। तो अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें, ओवरऑल सारे कंसोलिडेटेड बात करें, हर सेगमेंट को मिला के, क्योंकि इनका एक केबल्स एंड वायर्स का सेगमेंट है जो बहुत मेजर सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उस सेगमेंट से आता है। दूसरा इनका एफ का सेगमेंट है, आप लोगों ने एफ तो सुना ही होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये एफ का सेगमेंट है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। और थर्ड इनका आता है ईपीसी का सेगमेंट, जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वाला सेगमेंट होता है। तो तीनों के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, बट एक ब्रॉड ओवरव्यू लेते हैं कि कंपनी ने कैसा किया है। तो अगर हम आउटसाइड पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम घटिया रहा है, और वाई ओ वाई कंपनी का परफॉर्मेंस तब भी ठीक रहा है। तो वाई ओ वाई अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो 21% वाई ओ वाई का इंक्रीज आया है टॉप लाइन में, विच इज़ गुड। मुझे कोई अगर कंपनी 20, 25, 30% ग्रो करती है और कंसिस्टेंटली करती है, तो रिटर्न्स बनाना उस कंपनी के लिए ईजी हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वाई ओ वाई अगर हम देखें तो 21% का इसने ग्रो किया है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो -16% का डी ग्रोथ किया है। अब कंपनी का कहना ये है कि जो इस क्वार्टर में इलेक्शन इलेक्शन थे, थोड़े मानसून वगैरह थे, तो इस वजह से भी थोड़ा हमारा सेल्स डीग्रो हुई है। अगर हम इसकी एबिट की बात करते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसमें 6% तो कंपनी ने वाई ओ वाई जंप दिखाया है, लेकिन आपका क्यू ओ क्यू 23% का डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ अ ह्यूज डिक्लाइन। इसीलिए मुझे क्यू ओ क्यू में इसका रिजल्ट पसंद नहीं आया, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें। और थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है आपका पैट का, विच इज़ योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर हम देखें वाई ओ वाई, तो कंपनी का पैट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 0.4% का डिक्लाइन हुआ है। मैं फ्लैट ही कहूँगा, कोई अच्छा नंबर नहीं है। लास्ट
1 साल पहले भी आप इतना ही कमा रहे थे और अभी भी इतना ही कमा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो पैट है वो 27% से डिक्लाइन किया है। एकदम जो खटारा डब्बा रिजल्ट कहते हैं ना, वो इस कंपनी का आया है। ये तो ओवरव्यू है। अब मैं इसके सेगमेंट्स की बात करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रेजेंटेशन में यही बताया कि हमारा बिजनेस मिक्स चेंज हुआ है, सॉरी, बिजनेस मिक्स चेंज हुआ है, उस वजह से हमारे जो मार्जिन हैं वो भी इम्पैक्ट हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे रेवेन्यू भले ही आपका बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन पैट में तो आपका बहुत कोई ग्रोथ नहीं आया है। वो इसीलिए होता है जब आपका मार्जिन कंप्रेस हो जाता है। मार्जिन कंप्रेस इसीलिए हुआ है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। जो कंपनी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचती थी इंटरनेशनल सेगमेंट में भी, इंटरनेशनली भी और कंट्रीज में भी, आई थिंक 60 समथिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है अपने केबल्स एंड वायर्स को, और डोमेस्टिकली भी जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वो भी कम हुए हैं। तो कोई अच्छा साइन नहीं है हाई मार्जिन प्रोडक्ट का कम होने का। अगर हम आपका वायर्स एंड केबल्स जो मैंने बोला इनका मेजर सेगमेंट है, उसकी अगर हम बात करें तो 21% वाई ओ वाई इंक्रीज आया है सिर्फ इस सेगमेंट में। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% का डिक्लाइन हुआ है वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में। और ये कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं होता है। Q1 और Q2 वायर्स एंड केबल्स के लिए स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स नहीं होते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, ये कंपनी सिर्फ घरों के लिए वायर्स एंड केबल्स नहीं बनाती है, इंडस्ट्रियल केबल्स भी बनाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड ये सब वायरिंग का काम रुक जाता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाने का काम रुक जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग Q1 एंड Q2। बारिश होती है, मानसून होता है, और अभी तो इलेक्शन भी थे तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिले हुए होंगे, आई एम एज्यूमिंग। इसीलिए कंपनी का इतना थोड़ा बेकार ही रिजल्ट आया। एंड इनफैक्ट एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो द कंपनी इज ऑलरेडी डाउन बाय 4% एज ऑफ नाउ। और इसके मार्जिन्स की बात करें अगर वायर एंड सेगमेंट के बिजनेस में, तो वहाँ भी डी ग्रोथ आया है अच्छा खासा, 220 बिप्स का, विच मीन्स 2.2% का मार्जिन डी ग्रोथ आया है। मार्जिन डी ग्रोथ जब जब होता है ना, तो आप ये समझ लेना मार्जिन कंप्रेस होते हैं। क्यों होते हैं? या तो आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है, जब हाई लेवल मार्जिन के प्रोडक्ट आपके कम बिके हैं और आपके लो लेवल मार्जिन के प्रोडक्ट ज़्यादा बिके हैं, इसीलिए मार्जिन में कंप्रेशन आता है। पैट का भी यही हाल है। 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है वायर्स एंड सेगमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ईयर ऑन ईयर भी कोई खास इसमें हुआ नहीं है। तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं एफएमईजी की। एफएमईजी जैसे मैंने बताया, उसमें फ़ैन हो गया आपका, उसमें लाइटनिंग सॉल्यूशंस हो गए। कंपनी हर चीज़ के लाइटनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। चाहे आपको ब्रिजेस में लाइटनिंग लगानी हो, आउटडोर लाइटनिंग्स, चाहे आपको पार्क में लगानी हो, चाहे आप सुबह फुटपाथ पे जॉगिंग के लिए जहाँ जाते हैं तो उसमें जो लाइटनिंग होती है वहाँ भी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और आपके घरों में तो करती ही है। आप देखेंगे डाइनिंग रूम के लिए हो अलग लाइटनिंग सॉल्यूशंस हैं, किचन के लिए अलग लाइटनिंग सॉल्यूशंस हैं, आपके लिविंग रूम के लिए अलग लाइटनिंग सॉल्यूशंस हैं। तो एफएमईजी में ये सब आता है। आपके स्विच गियर्स आ गए, आपके सोलर इन्वर्टर्स आ गए, तो ये सब आता है। इसमें हम देखें 21% वाई वाई इंक्रीज हुआ है एफएमईजी सेगमेंट में, और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। एफएमईजी सेगमेंट थोड़ा अच्छा किया है, मुझे ठीक लगा, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपका 7% से ग्रोथ आया है। वो इसीलिए आया है क्योंकि एफएमईजी सेगमेंट में इनके फैंस भी आते हैं। और आपने देखा होगा जो प्रीवियस क्वार्टर गया है उसमें हीट वेव बहुत थी पूरे कंट्री में, यही चल रहा था कि हीट वेव है, हीट वेव है, हीट वेव है। गर्मी थी भी, आप लोगों ने भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया होगा। तो फैंस का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे टाइम पे जब हीट वेव आती है। और Q1 एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है एफएमईजी सेल्स के लिए, तो इसीलिए इनका ये क्वार्टर ये सेगमेंट में अच्छा किया है। बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये सेगमेंट उतना बड़ा नहीं है जितना केबल्स एंड वायर्स का है। मेजॉरिटी सेगमेंट वही है, सारा मोटा पैसा कंपनी उसी सेगमेंट से बनाती है। केबल्स एफएमईजी में कंपनी ने ग्रोथ भी अच्छा किया, लेकिन जब उसका कंट्रीब्यूशन ही रेवेन्यू में कम है तो उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाता है, वो ऑफसेट नहीं कर पाएगा आपका डी ग्रोथ वायर्स एंड केबल्स वाले सेगमेंट में। अगर हम थर्ड सेगमेंट की बात करें, जो कंपनी कहती है हमारा अदर सेगमेंट है, इसमें मोस्टली आपका ईपीसी बिजनेस आता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, तो इसका मतलब क्या है? तो आपने ईपीसी जब मैं बात करता हूँ तो इट इज़ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो कंपनी सारा काम करती है इसमें। सपोज क्या होता है, कंपनी के पास ना ऑप्टिकल फाइबर केबल की फैसिलिटी है जहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, और ये कहाँ है? कंपनी के हलौल में, गुजरात में है। वहाँ पे आई थिंक 100,000 किलोमीटर्स की कैपेसिटी है पर एनम ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का बनाने का। तो ईपीसी के डिवीजन में कंपनी
क्या करती है कंपनी, एक का एक क्लाइंट होता है जो दूसरी कंपनी होगी कोई, सपोज एग्जांपल लेते हैं जियो या एयरटेल। तो एयरटेल को किसी गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगवानी है और 5G कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है। तो पॉलीकैब क्या करेगा, पॉलीकैब के पास ओएफसीज भी हैं। पॉलीकैब पूरा साइट का सर्वे करेगा, पूरे टोपोग्राफिकल सर्वे करेगा, टेस्टिंग करेगा और कोई बेस्ट मेथडोलॉजी, जो इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी है वो सेलेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं काम करने के और आपके केबल्स को बिछाने के। तो वो बेस्ट साइट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन देगा। तो ये सारा काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, एडवाइस का काम करते हैं, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन पूरा करते हैं, रॉ मटेरियल इनका होता है। कम जो इनका क्लाइंट है सपोज एयरटेल, उसने बस इनको पैसा देना है, काम ये सारा करेंगे स्क्रैच से लेके और प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। लेकिन ईपीसी का प्रॉब्लम क्या होता है, ईपीसी किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, ईपीसी में मार्जिन ज़्यादा नहीं होते हैं, बिकॉज आपको तो मार्जिन कमानी है जो आप ईपीसी में काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपका क्लाइंट है, जो एयरटेल है सपोज, उसको भी तो मार्जिन बचाने हैं ना अपने, तो वो आपको ज़्यादा मार्जिन लेने ही नहीं देगा। तो इसीलिए ईपीसी के बिजनेस में कम मार्जिन होते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है, ईपीसी के सेगमेंट अगर हम वाई ओ आई देखें तो 290 समथिंग परसेंट का ग्रोथ है, विच मीन 3 गुना बढ़ गया है वो पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से। लेकिन अगर क्यू क्यू देखें तो 3% का ही ग्रोथ है। अब मैंने आपको बताया था, अब आप बोलेंगे ओ 300% ऑलमोस्ट बढ़ गया, ये ट्रिपल हो चुका है अपने प्रीवियस ईयर के लेवल से। हाँ, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रीवियस ईयर का लेवल बहुत छोटा था, बेस ही बहुत कम था। उससे अगर आप 3-4 गुना ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स एन अचीवमेंट फॉर द कंपनी। लेकिन जब बेस छोटा होता है तो इट्स एन एवरेज अचीवमेंट। ठीक है, बेस छोटा था तो आपने 300% ग्रोथ दिखा दी। जब आपका बेस बड़ा हो गया था पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आप सिर्फ 3% का ही ग्रोथ दिखा पाए हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर जैसे मैंने पिछला कंपनी डिस्कस किया इन्फोसिस, उसका बेस ही इतना बड़ा है कि अगर वो 3-5% से भी ग्रो करता है तो इंडिविजुअली, अगर आइसोलेशन में मैं कंपनी का रिजल्ट देखूँ तो अच्छा है, टीसीएस का भी अच्छा है, लेकिन वेल्थ वहां से जनरेट नहीं होगा। अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट अ 3 to 5% रेवेन्यू रेट विल नेवर क्रिएट वेल्थ फॉर यू। ये तो फैक्ट है, आप इसको लिख लो किसी डायरी पे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बेस देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके तीनों सेगमेंट की मैंने बात कर दी, कैसा रिजल्ट था। मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पसंद नहीं आया, ऑब्वियसली अभी उसका स्टॉक ऑलमोस्ट 4-5% भी डाउन है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो अच्छा नहीं था। तो दोनों कंपनी का मैंने डिस्कस किया। आपको कोई दोनों में प्रॉब्लम हो, कोई बिजनेस मॉडल में समझना हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू।